तो मियाँ साहब काफ़ी होपफुल हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं और कोई बुरके में फिर रहा है तो फिर तो वो 100% रिबल है। जो कि एक वीडियो बनवाई इमरान खान ने कि जनाब वो बकरे हैं वहाँ पे और वो कुर्बानी से पहले आई हैं, तो काफ़ी बुरे हालात हैं ज़मान पार्क के। पर वेज़ इलाही साहब जो है ना लालची आदमी है और अपने लालच की वजह से वो गिरे हैं। बस तुम्हारी चोरियाँ माफ़ कराए, फिर तुम्हारी औलादों की चोरियाँ माफ़ कराए। और ये वही चौधरी शुजात है जिसको परवेज़ इलाही ने रात के अंधेरे में छुरी मारी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, मुबश्शिर साहब ने उस दिन बताया था कि नवाज शरीफ साहब के दिल में अचानक से एक ख्वाहिश आई है कि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, और अब सर वाकिफ़ान हाल भी यही बात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और वो इस तरह से इजलास बुला रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं जैसे कोई मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हों। तो सर, ये क्या उनका कोई कॉन्फिडेंस है या फिर उनसे कोई वादा किया गया है? नहीं, देखिए उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि वो जीत सकते हैं। एक तो ये है कि अब लॉ बन गया तो उसके बाद उनकी सज़ा ख़त्म हो गई और वापस आएँगे महीने में, वो अपने बाकी जो केसेस हैं उनके ऊपर वो रिलीफ़ वग़ैरह ले सकते हैं। तो वो तो उनका एक बड़ा स्पीड ब्रेकर जो है, रोड ब्लॉक जो है वो कवर हो गया नवाज़ साहब का। अब दूसरी बात ये है कि हम ट्रेडिशनली देखते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स ये हैं कि पंजाब में इतनी ज़्यादा हैं कि जो मोर और लेस पंजाब जीतता है उसके लिए कोएलिशन करना बड़ा आसान होता है, मुख्तलिफ लोगों से और उनको साथ मिलाना। तो मियाँ साहब काफ़ी होपफुल हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं वहाँ पे और इसमें वो नए सिरे से तंज़ीम साज़ी भी कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। और उनको जिस तरह से गल्फ़ में हेड्स ऑफ़ स्टेट्स मिल रहे हैं, यूएई के भी और फिर अब सऊदी अरेबिया वो मुलाकातों के लिए जा रहे हैं और जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि ये इंटरनेशनली लोग उनके साथ मिलकर इतनी इन्वेस्टमेंट्स की बातें नहीं करेंगे, वरना वो बड़े आराम से कहते हैं कि जी आप जीतेंगे तो फिर कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, फिर कर लेंगे, जो भी कहते हैं। तो अगर अभी से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ताकतों को भी ये यकीन है कि मियाँ साहब इलेक्शन जीत सकते हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पंजाब में तो उनका ज़ोर है, इसमें तो कोई शक नहीं है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तितर-बितर हुई हुई है। वो इलेक्शन लड़े या ना इलेक्शन लड़े, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ तो 100 सीटें नहीं लेके जा सकती है पंजाब में, ये तो एक वाज़ेह बात है। और उनका वोट बैंक भी हर्ट हुआ है और जब उनके पास इलेक्टेबल्स जो नहीं हैं, तो उसकी वजह से उनके डब्बे की हिफाजत भी नहीं हो सकती। क्योंकि मसलन अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ आज जाके, तो मुझे ये नहीं पता मेरे पास कम से कम 500 लोगों की वर्कफोर्स नहीं है, जो हर पोलिंग बूथ पे जाके इलेक्शन बॉक्सेस को सेव कर ले, बचा ले। क्योंकि पाकिस्तान में वोट डालना तो एक एक मरहला है, वोट गिनना भी तो दूसरा मरहला है ना, असल तो बाद में जो होता है। तो मियाँ साहब को काफ़ी उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। सर, नवाज शरीफ साहब जो है वो चंद रोज में सऊदी अरब भी जाएंगे, वहां पर एक हफ्ता कयाम भी करेंगे। सर, ये मिडिल ईस्ट में क्यों अचानक से मियां साहब इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? क्या हमारे फैसले बाहर हो रहे हैं या फिर वही बात है कि जो जितनी भीख बाहर से मांग कर लाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर ठहराएगा? फ़िलहाल तो जो जितना लेके आएगा वो मुकद्दर का सिकंदर है, फ़िलहाल तो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने जो है पहली बार आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला है, यानी इनके साथ मैं माविश आपका क्रेडिट है कि लेकिन अब देखें मेरी अभी 5 मिनट पहले बात ख़त्म हुई है प्रोग्राम से, इसहाक डार साहब से मेरी बात हो रही थी और मैं जो बात कर रहा था कि यार आप लोग उधार माँगते हैं और आप लोग कहते हैं कौम को मुबारक हो, हमें ये डील हो गई। तो यानी कब ये एटीट्यूड बदलेगा आप लोगों का? कह रहे नहीं हुए। लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं वो गल्फ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान में। देखें, आपके एयरपोर्ट्स का जो लीजिंग का सौदा है वो गल्फ से हो रहा है। पीआईए के अंदर जो है उसमें गल्फ कंट्री कतर जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है। स्टील मिल के अंदर रशिया इंटरेस्टेड है दोबारा से। और आपको अगर 15-20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो रेडी इन्वेस्टमेंट गल्फ से आ सकती है। चाइना जब भी आपको देता है तो वो टाइड किस्म की इन्वेस्टमेंट देता है, वो भी आएगा। चाइना का 5 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर हुआ है वो बहुत उसने पाकिस्तान को हेल्प किया है इस वक्त और काफ़ी पाकिस्तान को सहारा दिया है। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जा रहे हैं और एक हफ्ता क़याम करने का मतलब है कि लंबी चौड़ी मीटिंग्स हैं, लंबे चौड़े डिसीजंस होने जा रहे हैं। सो लेट्स होप कि जो भी हो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो
फॉर वंस हम ये तो दुआ मांगे हम कम अज कम। सर वैसे बुशरा बीबी और खान साहब की कोई खबर नहीं आई जमान पार्क से। सर ईद कैसी गुजरी, आपके पास कोई मुखबरी है? यार हमारे यानी मैं ये तो नहीं कह सकता हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका वीलॉग देखता हूँ। एक वीलॉग आपने देखा होगा कभी, सियासी डेरा जो है वो उनका, तो वो हमारे भाई साहब का, मिठा जी का ये क्लेम है कि जी वो तो खुला के लिए अप्लाई कर चुकी हैं और वो घर से जा चुकी हैं। तो अगर तो ये बात सही है तो फिर खान साहब के साथ वहाँ जी, ये उनका क्लेम है, मेरा नहीं है, तो मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रही ये बात। लेकिन ये है कि अगर तो वो जा चुकी हैं और कोई बुरके में फिर रहा है तो फिर तो वो 100% रिमल है जो बुरके में फिर रहा है। तो रिमल को भी अब हमें रिमल खान ही कह देना चाहिए, जितनी उसकी कुर्बत है इमरान खान से, हमें उसी नाम से पुकारना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि एक वीडियो बनवाई इमरान खान ने कि जनाब वो बकरे हैं वहाँ पे और वो कुर्बानी से पहले आई हैं, लेकिन सारे रिपोर्टर्स खड़े रहे वहाँ पे 4 दिन बाहर। आज भी मैंने पूछा है रिपोर्टर्स से, किसी ने एक पैकेट गोश्त का जाते हुए नहीं देखा बाहर कि जी किसी को दिया हो गोश्त, तो उन्होंने कुछ किया हो, या ईद का गोश्त जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हुआ हो, या खालें जो हैं वो शौकत खानम भेजी हों या कहीं पे भी भेजी हों, चले शौकत खानम ना भेजी हों तो वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और यानी एक बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की है। मुलाजमीन जो हैं वो बड़े दुखी हैं क्योंकि उनको कोई ईदी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। और कई मुलाजमीन जो हैं वो आपको पता है छोड़ के जा चुके हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी और रुकी हुई थी कई महीने से तनख्वाहें, क्योंकि ATMs नहीं है। तो खान ने तो अपनी जेब से तनख्वाह नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए, वो घुट घुट के मर जाएगा, तनख्वाह नहीं देगा किसी को। तो काफ़ी बुरे हालात हैं ज़मान पार्क के। और कुर्बानी के बाद अब दोबारा एक कुर्बानी का वक्त होने वाला है, कल देखते हैं क्या होता है। सर वैसे आपके ख्याल में ये कुर्बानी खान साहब की गिरफ्तारी है, और वैसे होनी भी है खान साहब की गिरफ्तारी, या बस डराने के लिए बस ये अफवाहें छोड़ी जाए? इमरान की गिरफ्तारी तो लेट हो गई है, ये ईद से 2 दिन पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब कल उनकी पेशी है जिसमें वो चेंज करने की दरख्वास्त देंगे अदालत के, वो भी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। उसके बाद वो उन्होंने अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई है कि जी ये मेरे केस ना सुने, इनसे मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो स्टूपिड किस्म के टैक्टिक्स हैं, ये उनके वो कमज़ोर वकील उनसे करवा रहे हैं कि जनाब इस तरह हमें टाइम मिल जाएगा, वो उनको तोड़ना पड़ेगा, फिर वो कोई और बेंच बनेगा बाद में, फिर वो डेट लगेगी, तो फिर तब तक हमें इतना टाइम मिल जाएगा, इतना वक्त हो जाएगा, तो इंटरिम आ जाएगी, तो हम ये हो जाएगा। ये सारी खाम ख्याली है। और उन्होंने गलत जज के ऊपर एक एप्लीकेशन दी है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल जज है और बहुत काबिल जज है। और उनके मतलब मशहूर है कि जब तक ओपन एंड शॉर्ट केस ना हो 100% एविडेंस के साथ, वो किसी को सज़ा नहीं देते। तो वो कहते हैं कि वो हमेशा, जो अच्छा जज होता है ना माविश, वो विक्टिम को वो देता है, क्या कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डिफेंस देता है और बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता है। तो प्रोसिक्यूटर को जेन्युइनली साबित करना पड़ता है कि जी इस शख्स ने चोरी की, इस शख्स ने कत्ल किया, इस शख्स ने ये किया, क्योंकि बेसहारा का सहारा फिर अदालत इसी तरह होती है और तो कुछ नहीं होता ना, फेवर तो नहीं करती। तो अब ये उन्होंने किया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान की एक स्ट्रिंग ऑफ स्टुपिडिटीज़ जो है, वो जैसे असेंबलियाँ तोड़ने वाली जो शुरू हुई थी, ये लगातार उसके बाद मुसलसल एक और उनकी गलती है जो उनके गले का तौक बनेगी। अब सर एक तरफ खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो वकील अब्दुल रज़ाक शहर हैं, उनके कत्ल केस की जो समाअत है वो भी कोयटा से इस्लामाबाद अदालत में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। सर यानी मकतूल वकील के जो वर्सा हैं वो कोयटा से इस्लामाबाद आए, लेकिन खान साहब कोयटा नहीं जाए, ये मुमकिन है? खान साहब नहीं जाना चाहते। खान साहब को तो देखे ना, अपना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लाडले हैं, लाडले रहे हैं इतना अरसा, तो आप उनको क्यों एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करें? और ये नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगी मुझे लगता है। उसकी वजह ये है, देखें ना, कि कंप्लेनेंट जो है वो खुद वहाँ पे है, जुर्म वहाँ पे हुआ है, तो ट्रायल किसी और अदालत में कैसे हो जाए? कल को मेरे ऊपर यहाँ पे डेफेमेशन केस चल रहे हैं,
लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों अदालतों में मेरे खिलाफ चल रहे हैं। तो मैं उनको कहूँ नहीं नहीं, आप ऐसा करें, इसको बर्मा की अदालत में कर लें, क्योंकि मैं वहाँ शिफ्ट होने लगा हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। कम या मैंने जाना है लंदन, या मैंने पर्थ जाना है महविश के पास उसकी दावत पे, 6 महीने में वही हूँ, तो सारे केसेस जो है ना या वीडियो लिंक से करें, या पर्थ में हाई कमीशन को है वहाँ पे आके मेरे से स्टेटमेंट ले लिया करें। यार ये कोई बात है? ये अपने लॉन्डी पे समझा हुआ है कानून को तुमने और आइन को। तो ये इसके दिमागी हालत आपको एक्सप्लेन होनी चाहिए इस बात से। तो बाकी बातें एक तरफ, पर्थ आ जाएं आप दावत में। आ जाऊँ मैं दावत में, तो आप टिकट पता ना कितने महंगे हो गए। आप डॉलर को ज़रा और गिरने दें थोड़ा, आज तो थोड़ा सा गिरा है, अभी और गिरने दें ताकि टिकट इंसानों वाला हो आपका जो टिकट है। सर ये यहाँ से बात, श्रीलंका जाना हो आदमी ने तो 100 बारी सोचना पड़ता है। सर इवन पर्थ टू पाकिस्तान टिकट्स बहुत महंगे आ रहे हैं। हर जगह महंगी है टिकट महावेश। इस वक्त तो कड़ाके निकले हुए टिकट लेते वक्त। मैं आपको एक बात बताऊं कि सर्विसेज भी ऐसी हो गई हैं एयरलाइंस की कि आप बिजनेस क्लास से भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको उन्होंने बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया बैगेज की, उसके ऊपर उन्होंने कमाना है, ये करना है, हर चीज़ में उन्होंने अपनी कमाइयाँ रख ली हैं। वो कोविड का 1.5 साल जो है वो पता नहीं हम लोगों को कितने साल भुगतना पड़ेगा। सर चौधरी बिरादरान की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। एक और मुलाकात हुई है चौधरी शुजात की परवेज इलाही साहब से, और उन्होंने उनको काफ लीग में दोबारा आने की दावत दी है। सर कब तक परवेज इलाही साहब मुज़ाहमत करेंगे आपको लगता है? परवेज इलाही साहब जो है ना वो लालची आदमी है और अपने लालच की वजह से वो गिरे हैं और गिरे में हैं। वो चाह रहे हैं कि चौधरी शुजात उनको कहें कि जी तुम पार्टी के सदर बन के आ जाओ, कि मैं तो पीटीआई का सदर है। तो जिस तरह का सदर आपको पता है कि 3 कमेटियां बनाई थी पीटीआई ने, उनमें एक में भी परवेज इलाही को नहीं डाला था। मुशावरती कमेटियां जो थी और वो उनकी थिंकिंग कमेटी जो थी और पोस्ट इमरान कमेटी जो थी, तीनों। परवेज इलाही की हैसियत कुछ नहीं है, सिर्फ वो चाह रहे हैं कि चौधरी शुजात उनको करप्शन के केसेस से बचा दे, किसी तरह उनसे निकाल दें, क्योंकि परवेज इलाही पे सियासी केस नहीं है कोई। परवेज इलाही पे और मोनस इलाही पे सारे करप्शन के केसेस हैं। और परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि जी मेरे बेटे को पहले माफ़ करा दो, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर तुम्हारी चोरियां माफ़ कराए, फिर तुम्हारी औलादों की चोरियां माफ़ कराए, फिर तुम्हारे टब्बर की चोरियां माफ़ कराए, फिर तुम्हारे मोहब्बत खान भट्टी की चोरियां माफ़ कराए, फिर तुम्हारे वो मौलवी की चोरियां माफ़ कराए। हर एक की चोरियां ही माफ़ कराता रहे अब तो कोई आदमी, तीसरा आदमी बाहर आके। और ये वही चौधरी शुजात है जिसको परवेज इलाही ने रात के अंधेरे में छुरी मारी थी, सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ बात। और ये वही है जिसके भाई को लड़ा कर बजात को उसके सामने प्रेसिडेंट बना दिया था काफ लीग का, और चौधरी शुजात को उस काफ लीग से निकाल दिया था। आज वही चौधरी शुजात बड़ापन शो करते हुए, बड़ापन नहीं है, वो अपने नाराज कज़न को मना रहे हैं और उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं, और ये उसी को नखरे दिखा रहा है, उसी शख्स को, उसी बंदे को। अब आप सोच लें कि गरूर जो है वो इनकी नस नस में कैसे भरा हुआ है और कैसे सराहियत कर गया हुआ है। सर जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान वापस आने के बाद एक बार फिर से बहुत एक्टिव हो गए हैं और सुना है कि केपीके से बड़ी शख्सियात उनके साथ राब्ते में हैं, और इवन परवेज खटक साहब को भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको लगता है परवेज खटक साहब मान जाएंगे? माविश, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि परवेज खटक मानेंगे जहांगीर तरीन के साथ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है परवेज खटक के और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात रहे हैं। खैर ज़्यादा इख्तलाफात दोनों के आज़म खान से रहे हैं, तो ये भी हो सकता है वो जैसे चाइनीज़ कहते हैं ना, माई एनिमीज़ एनिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो वाला हिसाब ना हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि परवेज खटक साहब का ऑलमोस्ट जो है वो JUIF में फ़ाइनल हो चुका है, और क्योंकि उनको यकीन है कि आने वाले दिनों में KPK में JUI अपनी हुकूमत बना सकती है। तो ये जो सारे लोग हैं ना, ये आप सियासतदानों की नस को समझें, ये पॉलिटिक्स इनकी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स, कि गवर्नमेंट में किस तरह रहें बार बार, उसके लिए अपनी इज्जत भी दाव पे लगाते हैं, अपनी हुर्मत भी दाव पे लगाते हैं, ख़ानदान का नाम भी, उसको भी बट्टे लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने कमाइयाँ करनी होती हैं, पैसे बनाने होते हैं, पावर्स एंजॉय करनी होती हैं। तो ये वो वाली सियासत थोड़ी है जो असूलों की सियासत है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की, या जो इवन गांधी ने की या नेहरू ने की। बहरहाल वो एक अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम तो रहे, वो जो सियासतदान थे उस लेवल के, उस टाइम के जो थे। ये तो सियासत इनके लिए प्रोफेशन है माविश। मैं और आप जिस तरह सुबह उठ के सोचते हैं आज हमने प्रोग्राम करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन बनते हैं,
प्रोडक्शन क्रू आता है, इकट्ठा होता है, लाइटिंग होती है, एडिटिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद ये वो, इनका यही काम है। सुबह आज किस तरह से हमने और मज़ीद झूठ बोलने हैं, मज़ीद छुरी फेरनी है, मज़ीद ये करना है, क्योंकि हमने पावर में रहना है। सर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी है। सर, इससे पहले भी ऐसी तजावीज़ आती रही हैं। आपको लगता है ये कभी मुमकिन हो पाएगा और क्या ये मसाइल का हल है? देखिए 9 सूबे, मैं 2 बातें आपको बता दूं कि मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे होने चाहिए, लेकिन 9 सूबे मुझे नहीं पता ये किस मुनासबत से उन्होंने ये बात कही है कि 9 सूबे क्यों, मसलन 11 क्यों नहीं या 7 क्यों नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होने चाहिए 29 सूबे, 29 सूबे, और उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ के टाइम से ये जो इलाका है इस वक्त पाकिस्तान में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 29 डिविजन्स मौजूद हैं और 29 डिविजन्स। तो जब डिवीज़न होती है तो उसमें पूरा वो एक पैराफिनेलिया बना होता है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे जो मर्जी, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बनी होती हैं। डिवीज़न की पुलिस फोर्स होती है, डिवीज़न की वर्क फोर्स होती है, सारा कुछ होता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, नहरी डिपार्टमेंट हो, सारे जो है उनकी वहाँ पे अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वर्क फोर्स भी होती है। तो अगर आप डिवीज़न के लेवल पे करते हैं और 18वीं तरमीम आने के बाद, क्योंकि सूबों को इख्तियारात हैं, ज़्यादातर इख्तियारात हैं, तो जेन्युइन आपकी जो है वो मुंतकिल होगी नीचे। अच्छा, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये, फ़ायदा ये है कि जब आप 29 सूबे करते हैं तो फिर आपके मुल्क में जो लसानियत है और ये अर्बन रूरल डिवाइड है, ये ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप 6-7 सूबे करते हैं या 8-9 सूबे करते हैं, तो वो भी लसानियत कायम रखते हुए आप करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देता, वो आपको मज़ीद जो है वो आपको अंधेरे में फेंक देगा। तो या तो आप बनाएं तो तकरीबन 29 सूबे बनाएं, या फिर जो आपका एक फरसूदा निज़ाम चल रहा है जो कि मैनेज नहीं होता, उसी तरह कोशिश करते रहें चलने की। सर, अब अगर तो ये हमारा प्रोग्राम देखें तो आपकी तजवीज़ पे हो सकता है कि अमल करें, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह की तजावीज़ आती रही हैं लेकिन कभी इन पर अमल नहीं होता। जी, देखिए यहाँ पे अमल होता है माविश उन तजावीज़ पे जिन पे अपनी मुराद हो। अब चेयरमैन सेनेट की और तमाम अब पुराने चेयरमैन सेनेट्स की आप देखें किस तरह से मुराद अप्रूव हुई हैं आधे घंटे में, ठीक है ना। और अब मैं तो आपसे आज दोपहर का जो वीलॉग कर रहा था उसमें मैंने यही कहा कि यार फिर जनाजे का भी अपना मुराद ले लेनी थी, कफन दफन का भी ले लेना था, काफूर का भी ले लेना था खर्चा, वहाँ पे जो तुम्हारे कुल पे सोएम पे खर्चा होना है वो भी पहले से ले लेना था। सब कुछ तो ले लिया तुमने हुकूमत से, तो ये क्यों छोड़ रहे हो कि लवाकिन को अपना ये करना पड़ जाएगा तुम्हारे। बस सर, अपना फ़ायदा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के पास।